In this video we are going to talk about dopamine and butamine। पहले डोपामीन को देख लेते हैं। ठीक है, डोपामीन जो है हमें पता है कि ये एंडोजिनसली भी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। और ये किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है? डोपामीन के अपने रिसेप्टर्स के ऊपर भी काम करता है। और अगर डोज रेट बढ़ा दें तो हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 इफ़ेक्ट्स आते हैं, और उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा इफ़ेक्ट्स भी इसके आते हैं फर्दर मज़ीद डोज रेट बढ़ा देने से। अब जो पहली बात आपको इसमें याद रखनी है वो यही है कि ये एक एमरजेंसी ड्रग भी है। आप इसको एमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ऑनसेट है यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी अभी आपने डोपामीन इंजेक्ट किया तो ऑनसेट कब इसका एक्शन आना स्टार्ट होगा, वो तकरीबन 5 मिनट्स हैं। ठीक है, 5 मिनट में अपना इफेक्ट देना शुरू करेगी। और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो है जस्ट 3 मिनट। ये जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को, कि वो बहुत सी शॉर्ट एक्टिंग, उनकी हाफ लाइफ बहुत ही थोड़ी सी है। इसी तरह से भी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह डिफरेंट इसको डिग्रेड वगैरह कर देती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये ड्रग भी और इवन जो पिछले ड्रग्स भी थी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ऐसी ड्रग्स को फिर हम क्या करते हैं, हम ड्रिप के अंदर कॉन्टीन्यूस रेट इन्फ्यूजन, इसको हम कहते हैं CRI को, कॉन्टीन्यूस रेट ऑफ इन्फ्यूजन, कॉन्टीन्यूस रेट इन्फ्यूजन, यानी हम इसको ड्रिप में ना डाल देते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, और साथ साथ हर 3 मिनट के बाद वो मतलब जो है ड्रग वो एलिमिनेट आउट भी हो रही होती है। तो इस तरह ये ड्रग्स हम एनिमल्स में इंजेक्ट करते हैं थ्रू ड्रिप। उसके बाद इसके अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो इनिशियली वही है कि लो डोज रेट्स पे आपके पास सबसे पहले डोपामीन और बीटा इफ़ेक्ट्स आएंगे, उससे आगे डोज रेट बढ़ा देंगे तो अल्फा इफ़ेक्ट्स आएंगे। अब ओवरऑल इसके इफ़ेक्ट्स हैं क्या कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, वही बात होगी कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी तो हार्ट रेट बढ़ गया। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या करना है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कॉज करवाएगा, यानी पेरिफेरल ब्लड वेजल्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे सारी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। और इसके अलावा इसने क्या करना है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन ये पेरिफेरीज में है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेजल्स, ठीक है। उसके अलावा इसने स्प्लीन को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, जिसकी वजह से जितना भी वो उसके अंदर स्टोर्ड RBC वगैरह है वो रिलीज़ होगा। तो हम कह सकते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम ब्लड वेजल में बढ़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद इसमें और जो फ़र्क है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में वो ये है कि ये हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ करता है, और साथ साथ जो आपके पास रीनल ब्लड वेजल्स हैं उनको डायलेट करेगा। ठीक है, उनको डायलेट करने का मतलब ये है कि रीनल सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यूरिन आउटपुट को जो डोपामीन है वो बढ़ा देता है। लेकिन जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन थे वो इससे रिवर्स थे। वो क्या थे, उन्होंने कहा था कि हार्ट रेट वगैरह को तो इंक्रीज़ करता है, लेकिन रेनल ब्लड वेजल्स को वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, और इस वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो रहा था, और यूरिन आउटपुट इसकी वजह से वो कम कर रहे थे। लेकिन डोपामीन में ये एक रिवर्स बात है। ठीक है, ये आपकी रीनल ब्लड वेजल्स और इन चीज़ों को बहाल रखता है। अच्छा, इसको इस तरह भी प्रेफर किया जाता है कि ना, जैसे हमने बात की थी कि नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो प्रेफरेबल इसलिए नहीं होता कि जब वो एक प्रोलॉन्ग रीनल ब्लड वेजल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई रखता है, तो एक किस्म का हाइपोक्सिया भी रीनल मतलब किडनीज़ में होना शुरू हो जाता है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपकी किडनीज़ जो हैं वो मतलब एक तरफ शॉक से बचाते बचाते दूसरी तरफ आप जो है ना किडनीज फेल करवा दें, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोलॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस लिहाज से ये डोपामीन एक अच्छी चीज़ है जो कि रीनल ब्लड वेजल्स को भी कैसे कहते हैं वो डायलेट करती है। ठीक है, वहाँ का आउटपुट भी ठीक रखती है। और बाकी ये इसमें भी यही बात है कि जो डोपामीन है वो स्ट्रिक्टली IV है। ठीक है, अगर IV आपने नहीं लगाया इसको तो क्या होगा, इसने टिश्यू नेक्रोसिस कर देनी है और वो फिर इशू बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारी नेक्रोसिस हो जाएगी। तो आपने इसको स्ट्रिक्टली IV लगाना है। और इसकी जो डोज रेट है, ठीक है, इसका रेफरेंस वही लम्बेंट जोन्स है। ठीक है, उसमें यही बात लिखी हुई है कि आप जो है हॉर्सेस में लाइक अप टू 5 माइक्रोग्राम
पर केजी पर मिनट इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप लें 10 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर केजी पर मिनट, ठीक है, तो इससे जो कम डोज रेट होगी वो लो डोज रेट समझी जाती है, ठीक है, और इसे ज़्यादा को हम हाई डोज रेट समझते हैं, ठीक है। यानी इसे कम पे आपके पास सिर्फ डोपामीन रिसेप्टर्स के इफेक्ट आएंगे या फिर बीटा रिसेप्टर्स के, लेकिन अगर आप 10 से बढ़ा देंगे डोज रेट को तो आपके पास फिर यहाँ पे अल्फ़ा के इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और अल्फ़ा में भी स्पेसिफिकली कौन सा वाला, अल्फ़ा 1, ठीक है। बीटा में तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों के आते हैं, अल्फ़ा में सिर्फ अल्फ़ा 1 के इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इसको भी एज एन एमरजेंसी ड्रग इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट शॉक, टू प्रिवेंट एनिमल डाइंग फ्रॉम शॉक, क्योंकि हार्ट रेट वगैरह को बढ़ा देगा, ठीक है, और ये इस्तेमाल भी होता है एनिमल साइड्स में। उसके बाद हमारे पास है डोबूटामीन, ठीक है। डोबूटामीन में जो है वो हमारे पास एक सिंथेटिक ड्रग है और अच्छी ड्रग है, ठीक है। सिंथेटिक है, ये एंडोजीनियसली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। इसको हम कहते हैं कि मेनली जो है थेरेप्यूटिक डोजेज में ये बीटा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप डोज रेट को बढ़ा देंगे तो ये आपको बीटा 2 और अल्फ़ा 1 इफेक्ट्स भी देगी, और ये जो है अल्फ़ा 2 इफेक्ट्स कभी भी नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, वो यही है कि ये ट्रीट, अगर कार्डियक आउटपुट आपका कम जा रहा है, ठीक है, हार्ट रेट कम है, तो ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डोबूटामीन, कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है, आपके पास हार्ट रेट बढ़ जाए, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, यानी ये चीज़ें ठीक करना शुरू कर दी। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है, वही स्प्लीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड वेजल्स के अंदर। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो डोबूटामीन है, अगर आप इसको आईवी दे रहे हैं, ठीक है, जो ये है भी आईवी इन्फ्यूजन नहीं आता है, ठीक है, और लेकिन जब आप इसको देंगे तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो विदिन 2 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है, और जो पीक इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, पीक इफेक्ट्स 10 मिनट्स के बाद आना शुरू होंगे, ठीक है, 2 मिनट के बाद इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और पीक इफेक्ट्स आप 10 मिनट के बाद अटेन करेंगे। तो ये इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात है। बाकी यह है कि आपने इसको भी इन्फ्यूजन की फॉर्म में ही देना होता है, यानी आप इसको भी CRI की फॉर्म में ही देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कोई बहुत लंबा नहीं होता, तो आप लोगों को वो इसका मेनटेन करना पड़ता है। CRI मतलब फ्लूइड लाइंस मेनटेन करनी पड़ती हैं, और ये इसका भी एक अच्छी चीज़ है कि साथ साथ आप जो फ्लूइड है इन्फ्यूजन के थ्रू वो आप जो है एनिमल का जो है ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फ्यूजन जो भी आपने नॉर्मल स्लाइन के अंदर डाल के जैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन हो रहा है, और दूसरी तरफ हार्ट रेट, डोबूटामीन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, और ये सारा कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन शॉर्ट हार्ट फेलियर की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए या फिर शॉक को ट्रीट करने के लिए ये दोनों ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डोपामीन एंड डोबूटामीन। इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ इतने ही हैं कि अगर आप डोज रेट बहुत ज़्यादा कर दें या ऐसा सी, तो ये मतलब कार्डियक एरिथमियाज भी कॉज कर सकें, ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव फैक्टर है इन ड्रग्स का, ठीक है। इवन ये चीज़ थोड़ी बहुत एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में भी देखी जाती है।